नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी पार्टी चुनाव दर चुनाव सफलता की लकीर इतनी लंबी करती हुई चली जा रही है कि उसके आसपास दूसरे नंबर की पार्टी कहीं दूर तक दिखाई नहीं देती है। जब भी बड़े नेताओं से सवाल पूछो, उनका यह कहना है कि सफलता का यह स्वर्णकाल नहीं है, बल्कि अभी तो शुरुआत हुई है। लेकिन जिस सितंबर के महीने में इस वक्त हम इस खास इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं, यह महीना भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं के लिए बेहद अहम है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने 75 साल पूरे किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी महीने में आरएसएस अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। लेकिन चुनौतियां कई हैं तो उपलब्धियों का भी एक लंबा आकाश है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त बेहद खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बढ़िया। आप सुनाइए, कैसी चल रही है तैयारी आपकी? ठीक है, अच्छी तैयारी है। हम लोग तो हमेशा तैयार ही रहते हैं, 24 घंटे चुनावी मोड में। हम तो सब लोगों को ये कहा ही करते हैं कि आपके यहाँ जब कोई इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो उसके बाद आप तैयारी शुरू करते हैं। और हमारे यहाँ पार्टी हमेशा ही एक्टिविटी के साथ लगी रहती है, और एक्टिविटी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती है, सोशल एक्टिविटी भी होती है। और मानवता से जुड़ा हुआ बहुत सा विषय ऐसा होता है जिसके ऊपर पार्टी एक्टिवेट होती है, जिसका अंततोगत्वा निश्चित रूप से चुनाव में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन मानवता के तौर पर उन काम को हम करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ चलती रहती है और मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ चली रहती हैं, तो उसका एक अपना इम्पैक्ट है। अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा है, और सेवा पखवाड़ा में 17 से लेकर के ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। 1 लाख लगभग 80,000 के आसपास ब्लड डोनेशंस हो चुके हैं, यूनिट्स ब्लड कलेक्ट हो चुकी हैं। उसी तरीके से लगभग 2 लाख या 2.25 लाख लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। लगभग 1 करोड़ 5 लाख के आसपास महिलाओं का स्क्रीनिंग हो चुका है। स्क्रीनिंग फॉर सर्विक्स कैंसर, स्क्रीनिंग फॉर ओरल कैंसर, फॉर हाइपरटेंशन, फॉर डायबिटीज़। बिल्कुल। तो इसके लिए हमारी पार्टी की एक्टिविटी में लोग लगे हुए हैं। हम स्वदेशी मूवमेंट भी शुरू करने वाले हैं 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक सारे देश में। और स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ हम आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की नींव है, इसको मान करके हम चल रहे हैं। तो इसकी भी एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने बढ़ाया है। और हम स्वदेशी का जब हम मतलब कहते हैं तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि स्वदेशी जो कुछ भी भारत में बना है, जिसमें भारत के नौजवान का पसीना है, जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध है, वह स्वदेशी है, और उसको हमको प्रमोट करना है। आप दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, और आपकी पार्टी में एक ऐसे नेता हैं जो देश के सबसे बड़े ब्रांड हैं और दुनिया के बड़े नेताओं में से एक उनको शुमार किया जाता है, और लोग उनसे बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। गरीब आदमी जो देश के आखिरी छोर पर खड़ा हुआ आम आदमी है, उन्होंने अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपकी पार्टी की उपलब्धियों का आप जिक्र करना चाहेंगे, तो 11 साल में वो कौन कौन से माइलस्टोन हैं जो अपने लिए आप लोगों ने लक्ष्य तय किए थे और आज बीजेपी ने उसको अचीव कर लिया है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के अचीवमेंट्स को कोई हम किसी एक फ्रेमवर्क में डाल नहीं सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो सारे देश का विकास हुआ है, सारे आयामों का विकास हुआ है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है, कौन सा क्षेत्र है जो अनटच्ड रह गया? ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो अनटच्ड रह गया हो। हर तरीके का रेवोल्यूशन पिछले 11 साल में आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति आई है, कनेक्टिविटी में क्रांति आई है, सोशल सेक्टर में क्रांति आई है, स्पेस वर्ल्ड में क्रांति आई है, इकोनॉमिक वर्ल्ड में हम एक पावर के रूप में खड़े हो गए। 11वें से, वैसे तो 14वें से हम छलांग लगा करके 4थे नंबर की अर्थनीति हो गई, अर्थव्यवस्था बन गई है, और ये हम तीसरी की ओर अब अग्रसर हो रहे हैं। मैं आऊंगी कुछ और सवाल पर, लेकिन उसके पहले जीएसटी बचत उत्सव, इसको मनाने का क्या अभिप्राय है? निश्चित रूप से देखिए, ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है जी। अब ये जीएसटी का नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है, और इसमें इतनी बड़ी राहत जनता को दी गई है।
अब ये जनता तक ट्रांसलेट होना चाहिए। और हम जैसे कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी हमेशा गवर्नमेंट की स्कीम्स को ट्रांसलेट करने के लिए अग्रसर रहती है। तो आखिर ये 28% से छूट 0 पर आ गई, 28% से छूट 5 पर आ गई। तो अगर ये कॉमन मैन को रिलीफ मिला है तो ये कॉमन मैन तक ट्रांसलेट होना चाहिए। कॉमन मैन तक ट्रांसलेट होने का तरीका क्या है कि कॉमन मैन को जानकारी हो, आम आदमी को इसकी जानकारी हो। तो आम आदमी को जानकारी करने का तरीका क्या है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो दुकान दुकान जाएं, दुकानदारों को उसके बारे में अवगत कराएं, उनसे निवेदन भी करें कि यह लास्ट माइल डिलीवरी तक होना है। और उसी तरीके से जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, उसको पता हो कि इस पर 28% ड्यूटी थी, आज ये 5% हो गई, इस पर अब कोई ड्यूटी नहीं है। तो उसको जो उस राहत दिखनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए। ये कराने के लिए बचोत्सव को हम लोग मना रहे हैं। अभी दशहरा आएगा, दीपावली आएगी, भाई दूज आएगा, गोवर्धन पूजा आएगी, धनतेरस आएगा, छठ मैया की पूजा होगी। तो इन सब में बहुत बड़े तादाद में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, आर्थिक एक्टिविटी होती है। ऐसी आर्थिक एक्टिविटी में जो तोहफा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से दिया गया है, जो भारत सरकार में बतौर प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने निर्णय किया है, वह जनता तक उसको ट्रांसलेट करना, जनता तक उसको नीचे पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आपके बहुत सारे कामकाज के रिपोर्ट कार्ड पर मैं आऊंगी। उसके पहले चूंकि प्रधानमंत्री ने 75 साल अपने पूरे कर लिए हैं और आप उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इतने ताकतवर अध्यक्ष, तो जब इतना बड़ा कोई ब्रांड हो, इतना बड़ा नेता, तो उनके साथ संपर्क बनाकर पार्टी को आगे लेकर जाना किस तरह की चुनौती लेकर आता है, या सामंजस्य बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसकी कुछ कहानियां जिसका आप जिक्र करना चाहें? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं ताकतवर नेता नहीं हूं। हाँ, पार्टी ताकतवर है, और पार्टी ताकतवर है, और पार्टी के लाखों करोड़ों लोग पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ वो नीचे ज़मीन पर उतारते हैं, जिसका निश्चित रूप से बतौर अध्यक्ष वो उसका श्रेय मुझे भी मिलता है। लेकिन ताकत पार्टी की है, ताकत पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है, ये हम सब के लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है कि जो शख्सियत दुनिया में एक स्थापित, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स के रूप में स्थापित हो, और वह देश में अनपैरेलल्ड हो, उनका कोई सानी ना हो, उनका कोई मुकाबला ना हो, और वो हमारी पार्टी के नेता हों, तो ये हमारे लिए कितने गौरव की बात है, कितने सौभाग्य की बात है। तो ऐसी शख्सियत के साथ काम करना ये देव दुर्लभ होता है, ये संभव नहीं होता है। मुझे वो सौभाग्य मिला है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप जब 1990 के दौर में मैं जाना चाहूंगी, जब आप हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता हुआ करते थे, अब तो देश के हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको कोई सलाह दी थी जिसके बाद आपका राजनीतिक जीवन बदल गया। मैं उसके बारे में पढ़ रही थी, अगर उस कहानी का आप जिक्र करना चाहें, क्योंकि खास मौका है, आपका एक इमोशनल रिश्ता भी है पार्टी से इतर भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो किस तरह से आप लोग आगे बढ़े और क्या वाकया था वो? नहीं, मैं विपक्ष का नेता था जी, हिमाचल, और हिमाचल में विपक्ष का नेता था। मैं अपने काम को कर रहा था, वो हमारे प्रभारी बन करके आए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी एक्टिविटी क्या होती है। तो मैंने बताया कि मैं विधानसभा अपना देखता हूँ, और मेरा एक ऑफिस है जो सारी घटनाओं को रजिस्टर करता रहता है, नोट करता रहता है। हम पेपर कटिंग्स भी इकट्ठी करते हैं, और जो न्यूज़ रील्स आती हैं उसको भी हम इकट्ठा करते हैं, और हम फिर उसमें से जब विधानसभा लगती है तो हमारा एजेंडा क्या हो, हमें क्या, किन इश्यूज़ को उठाना है, कैसे कैसे उठाना है, इन सब चीज़ों को हम विधानसभा के अंदर करते हैं। तो उन्होंने मुझे तुरंत कहा, एक तो हमें ध्यान में रखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना शक्ति अद्भुत है, उनकी थॉट प्रोसेस और उनके क्रिएटिविटी वो अद्भुत है। तो उन्होंने छूटते ही मुझसे कहा कि प्रदेश का भ्रमण कब होता है। मैंने कहा समय समय पर जब लोग बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ उसमें। तो उन्होंने मुझसे कहा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप ऐसा कीजिए कि आप सभी ज़िलों का दौरा कीजिए और डिसाइड करके दौरा कीजिए, और आप पब्लिकली अपना प्रोग्राम डिक्लेयर कीजिए, पेपर्स में दीजिए, और आप बताइए कि इतने तारीख को मैं इस सर्किट हाउस में आऊँगा और मैं 2 दिन रहने वाला हूँ,
और मैं पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए आऊँगा। जिस किसी को भी जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेस है वो आए और आपको रजिस्टर करे और आपसे बात करे, आपको एप्लीकेशन दे, आपको मेमोरेंडम दे, आपको उसके बारे में बताए और फिर आप उसका मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। फिर चिंतन करने के बाद इस तरीके का आपको सारे प्रदेश का दौरा करना चाहिए। मैंने उसको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया, जो उनका डायरेक्शंस थे उसको इम्प्लीमेंट किया। बहुत फ़र्क आ गया। उस समय मैं विधानसभा का नेता था, लेकिन 12 ज़िलों में इस तरीके से दौरा करने के पश्चात मैं हिमाचल प्रदेश का नेता बना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करने का वो मौका मिला। आप बिहार से आते हैं, वहाँ पले बढ़े, उच्च शिक्षा भी उस राज्य से आपने हासिल की। 1 महीने के बाद वहाँ पर चुनाव होने हैं। वहाँ के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हैं? और हाल ही में हम सब ने देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को मंच से गाली दी गई। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का वो मंच था और उसके बाद बाकायदा एआई वीडियो भी बनाकर जारी कर दिया जाता है। तो राजनीति का ये जो स्तर है वो क्या बतलाता है बिहार के संदर्भ में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को जो देवलोक पधार चुकी हैं और जो देवलोक में ईश्वर के चरणों में विराजमान है, उनके ऊपर इस तरीके की गाली देना यह अति निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि विपक्ष के शीर्षस्थ नेताओं कितने स्तरविहीन हैं, इसका भी ये बहुत बड़ा लक्षण है। इसको ये प्रतिलक्षित करता है, इसको ये लक्षित करता है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज ऑपोजिशन इतने स्तरविहीन हो गई है कि उससे कुछ आशा करना भी बेकार हो गया है। उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और यह प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है और प्रजातंत्र को की गिरावट का एक नमूना भी है। देखिए, घटना घटी, एक बार घटी होती तो भी होता, गलती से हो गई है। 2 बार घटना घट गई। पार्टी के किसी नेता ने एक वाक्य तक नहीं बोला है। राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला, तेजस्वी ने नहीं बोला, लालू यादव ने नहीं बोला। ये क्या बताता है? ये आपके स्तरविहीन स्तर को बताता है और ये प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसका असर पड़ेगा? निश्चित रूप से। बिहार की जनता बहुत संस्कारी है। बिहार संस्कारों के लिए जाना जाता है। एक तरीके से कहा जाए तो वो लोकतंत्र की जननी है। बिल्कुल। और बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं। वो इस तरीके का कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए बिहार के, और ये कोई वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो समय पर जवाब देते हैं। उसका जवाब उनको समय पर मिलेगा। लेकिन जब भी आप लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं, राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा लेकर आ गए हैं सामने और बिहार में उन्होंने, आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव के साथ अलग अलग जगहों पर रोड शो, रैलियां की हैं। एसआईआर का मुद्दा क्या आपके लिए चुनौती है? आप बिहार में सर्वे करा लीजिए, एसआईआर कितना इम्पैक्ट कर रहा है। और दूसरी बात कि राहुल गांधी जी ने खुद ही कहा था ना कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है, फलानी चोरी हुई। हालांकि वो मैं आंकड़े दे चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि वो आंकड़े एक बार आपके, इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन 3 स्टेटमेंट में 3 अलग अलग आंकड़े दिए। तो उनका कोई रिसर्च भी उनसे नहीं कर, उनका ऑफिस नहीं करता है जो इस बात को बता सके कि कौन सी आंकड़े हैं और कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। लेकिन खैर, आपने वो रखे। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन, ये एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 53 में भी हुआ था, 60 के दशक में भी हुआ, 70 के दशक में भी हुआ, 80 के दशक में भी हुआ, 2003 में लास्ट हुआ है। तो आपने कहा तो हमने उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से उसको करने का प्रयास किया है। हमने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने। कि हमारे यहाँ एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़, और अंग्रेजी में कहते हैं बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। तो ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन लड़ने नहीं आता, जिनको इलेक्शन जीतने के लिए आशीर्वाद जनता का नहीं मिलता, और ये फिर इलेक्शन कमीशन को गाली दे बकते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम्स को गाली बकते हैं। तो ये इनका तरीका है।
इसी तरह का सवाल राहुल गांधी से जब मंच पर पूछा गया तो उन्होंने कहा लोकतंत्र को बचाना हमारा काम नहीं है, मैं विपक्ष का नेता हूं, सवाल उठाना मेरी जिम्मेदारी है। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? गैर जिम्मेदाराना, बचकाना, बचपना। इतनी बड़ी कांग्रेस का इतना बड़ा विपक्ष का नेता डज नॉट अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोकतंत्र में रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होना, इसका कितना बड़ा महत्व है। मैं तो कई बार बोल रहा हूं, मेरे से ट्यूशन ले लो भाई। आप राहुल गांधी को ट्यूशन देने को तैयार हम हैं? तो सारे विपक्ष वालों को देना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष समाज में तभी कुछ इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर सकता है, उपकरण के रूप में काम कर सकता है, जब विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए। ट्यूशन में क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे? यही कि पहले क्रेडिबिलिटी बनाओ। तुम्हारे तो हर मूवमेंट तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को इरोड कर रहे हैं। एवरी मूवमेंट इज इरोडिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर लीडरशिप एंड ऑफ योर पार्टी। तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है, ABCD नहीं समझ में आ रही है, तो और क्या समझाएं कोई? ठीक है, अब मैं एक बार फिर से आ जाती हूँ उसी सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर आयुष्मान भारत योजना, जिसने देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच थी जिसको आपके जरिए विस्तार दिया गया। तो ये जब इतनी कामयाब हो जाती है योजना, तो इसको कैसे देखते हैं और इसके विस्तार का आगे का क्या है लक्ष्य? मैं एक छोटी सी स्कीम लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गया और मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन एक छोटे रूप में हम इस तरीके से क्या इसको प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने प्रेजेंटेशन को देखने के बाद कहा ठीक है, रखिए। चलते समय उन्होंने कहा, आप नड्डा कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो। तो मैं बहुत समझा नहीं। उन्होंने कहा कि आप इतने छोटे स्तर पर क्यों सोचते हो, बड़ा सोचो। फिर उसके बाद मैंने स्कीम बनानी शुरू की। उस समय भी मैं 1 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज लेकर गया था, उसको उन्होंने 5 लाख खुद किया। अच्छा, आप 1 लाख रुपए का लेकर गए थे और फिर उन्होंने 5 लाख बढ़ाकर कर दिया। तो इसके लिए ये चुनौती नहीं है कितना पैसा आएगा कहाँ से? वो सारी चीज़ों का होमवर्क हम लोगों ने किया। अच्छा, वो PM साहब के पास जाने से पहले होमवर्क होना बहुत ज़रूरी होता है, और होमवर्क सिर्फ आपके डिपार्टमेंट का नहीं होना चाहिए, होमवर्क फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी होना चाहिए। अच्छा, तो उसके साथ ही हम जा सकते हैं। एनीवे, वो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 62 करोड़ लोग, मोर देन 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, वो 5 लाख के हेल्थ कवरेज से कवर्ड है। और इस देश का 70 साल से ऊपर की हर कोई व्यक्ति, बुजुर्ग, महिला, किसी भी आमदनी की, किसी भी जाति की, किसी भी क्षेत्र की, वह भी इसमें कवर्ड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम हुआ है और इसमें मुझे काम करने का मौका मिला। उनके नेतृत्व में मुझे इसको अमली जामा पहनाने का मौका मिला। 9 मंथ्स में ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, 9 मंथ्स में। और ये डिजिटल है। इसमें कहीं भी कोई व्यक्ति इंटरफेस नहीं आता है, ये सारा डिजिटल होता है और पेमेंट भी डिजिटल होती है। मतलब जो 1 रुपया चलेगा गरीबों के लिए, वो सीधे उनके पास तक पहुंचेगा, बीच में 90 पैसे और उनके पास भी नहीं पहुंचेगा, सीधे इंस्टीट्यूशन को पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें और एक मैं आपको बता दूं जो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि जैसे बिहार से आप या पूर्वी उत्तर प्रदेश से हमारा संबंध है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर टाटा कैंसर सेंटर में मुंबई में जाकर के अपना इलाज कराता है तो उसका पैसा उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा, वो दिल्ली से सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को, बगैर उत्तर प्रदेश गए हुए। इस तरीके का ट्रांसफरेबल पोर्टेबल हेल्थ सिस्टम है और वहाँ इंस्टीट्यूशन को डिलीवर होगा, इस तरीके का ये व्यवस्था की। यकीनन, और हम सब जानते हैं कि भारत जैसे देश में जो गरीब या लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, कितनी बार अगर स्वास्थ्य ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उनको अपने घर तक बेचने पड़ जाते हैं, गहने गिरवी रखने पड़ जाते हैं। तो यकीनन आयुष्मान स्वास्थ्य की ये जो योजना है, इसने हिंदुस्तान में एक मील का पत्थर इस क्षेत्र में साबित किया है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आम गरीब आदमी इसके कारण कितना लाभान्वित हुआ है। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, क्योंकि मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री था और ये स्कीम नहीं थी, मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिन्होंने हार्ट की बीमारी ले करके ज़िंदगी गुजार दी, सिर्फ इसलिए कि अगर हम अपना इलाज कराएंगे तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ऐसे मैंने परिवार देखे हैं। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जिन्होंने घर की ज़मीन बिकने से रोका कि मुझे कैंसर हो गया है,
मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन बच्चे पढ़ने से वंचित ना हो जाए, इस तरीके से देखा है। आज वो पूरी इज्जत के साथ, आनो बान के साथ हॉस्पिटल जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, क्वालिटी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और परिवार को आगे ले जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अब मैं आ जाती हूँ अपने आखिरी सवाल पर। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, मैंने उन सब का बहुत गहन तरीके से विश्लेषण किया। लगातार हम लोग 11 साल से कवरेज भी कर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं, कितनी आप लोग कामयाबी हासिल कर चुके हैं, वो सब देखते हैं। लेकिन कहीं पर भी मैंने ये नहीं देखा है कि नरेंद्र मोदी के नाम से किसी परियोजना की शुरुआत हुई हो, जबकि इसकी पूर्ववर्ती सरकारों में हमने हमेशा देखा था कि उसमें अलग अलग प्रधानमंत्रियों के नाम से योजनाएं बनती थीं। ये एक बड़ा बदलाव आया है। इसके पीछे की सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या है? देखिए, सोच बहुत स्पष्ट है कि गरीबों की सेवा करना उद्देश्य है, अपना नाम कमाना उद्देश्य नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बड़ा स्पष्ट ये है कि मैं और मेरे परिवार का ही नाम उजागर होता रहे, देश जाए जहां जाना है, देश का जो होना है सो हो, लेकिन हमारे परिवार का नाम होना चाहिए, हमारे बाप दादाओं से लेकर के हमारे पोते पोतियों तक का नाम होना चाहिए। ये उनके संस्कार हैं। हमारी सोच थी कि आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। एक प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, ये प्रधान सेवक नहीं है, ये संस्कार है जो बोल रहे हैं, और उसको वो जीते हैं। वो शब्दों में नहीं है, वो एक्शन में है। वो प्रधान सेवक की तरह जी रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली शख्सियत हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए और इस खास परिचर्चा के लिए। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए खुद बड़ी लकीर खींची है। अध्यक्ष के तौर पर आपने पार्टी का बड़ा विस्तार किया है, करोड़ों कार्यकर्ताओं वाली ये पार्टी है। आगे के कई लक्ष्य भी आपने चुने हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। हर एक खबर आपसे हम जानते रहेंगे और उनका विश्लेषण भी समय पर करते रहेंगे। लेकिन ये बात सच है कि 75 साल पूरे कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शून्य से शिखर तक का जो सफर तय किया है, ऐसा हिंदुस्तान में विरले ही देखने को मिलता है। उन्होंने एक तरफ जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अब आगे कितने रिकॉर्ड उनके नाम बनेंगे, चुनौतियों से कैसे वो पार पाएंगे, आपके सामने जो चुनौतियां हैं उसके लिए आपने क्या आयाम तय किए हैं आगे निपटने के लिए, हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अभी के लिए बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।